Hello friends, welcome back to my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास में आ जाइए आप लोग, फिर अपनी हम क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। और एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि हमारी आवाज़ वगैरह जो है सब कुछ क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। सभी लोग बताएंगे। हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो कोई क्लियर तो नहीं है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सभी लोग करेंगे। आज आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? हेलो। हेलो। ये क्या हो गया भाई? आप लोगों के कमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं। हेलो। हाँ, अब आ जाइए। अब आने लगेगी। वो पता नहीं कौन सा मोड ऑन था। हाँ, आ जाइए जल्दी से। अब आने लगे मैसेज। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वो पता नहीं कौन सा मोड ऑन हो गया था हमसे उस पे, इस वजह से आवाज नहीं सॉरी, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे थे। हाँ, चलिए ठीक है, अब आने लगी। हाँ, अब आने लगे सभी के मैसेज, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है एंड राधे राधे है, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्ते, सब कुछ। चलिए अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। हाँ, आवाज तो क्लियर है ना? हाँ, पता नहीं क्या उसमें ऑफ हो गया था उसमें। हाँ, वो पता नहीं कौन सा मोड लग गया था उसमें। सही कर दिया हमने, ठीक है। अब चलिए आ जाइए क्लास में। अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमने इसके पहले वाली जो क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने पुनर्जागरण कालीन कला हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है। तो जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज और, हम कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं इस टाइम पर। जैसे आपका जैसे आपका आज ही हमने डाला है राजा रवि वर्मा के जितने भी चित्र थे उनको हमने डाला है। अवनींद्रनाथ टैगोर के जितने भी चित्र थे शॉर्ट्स वीडियो में डाला है। और
और क्या डाला है, धमेख स्तूप डाला है। ठीक है, ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे हैं शॉर्ट्स में, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको जाकर देख लेना है। ठीक है, छोटी सी होंगी, मुश्किल से 1 मिनट की होंगी, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें डली हुई है शॉर्ट्स वाले सेशन पे, तो देख लीजिएगा इसी इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली ही क्लास में, हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर जहां से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें कहाँ से शुरू करना था, यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, यहां से हमें आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कहाँ से, दोनातेल्लो से हमें शुरू करना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। इनके जन्म की बात करेंगे तो 1386 में होता है, मृत्यु की बात करेंगे 1466 में होता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आज ही हमें ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हाँ, आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, केवल ये दिल उड़ रहा था। हमने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, केवल दिल ही उड़ा रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। उसी में हमें समझ में आया कि लगता है कुछ गलती हुई है हमसे, फिर हमने सेटिंग से सही कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए, अब कमेंट्स आ रहे हैं सभी के। ठीक है, चलिए तो क्या है, पूछा जाता है कि दोनातेल्लो का जन्म कब होता है, तो 1386 में होता है, और कहाँ होता है, फ्लोरेंस इटली में होता है। ठीक है, और दोनातेल्लो जो है ये फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी माइकल एंजल्स का ये 15वीं शताब्दी में बनता है सबसे भव्य मूर्तिकार था। कौन, फ्लोरेंस, मतलब ये सॉरी दोनातेल्लो। ठीक है, फ्लोरेंस का था। ठीक है, हाँ, चलिए आगे चलते हैं। इस मूर्तिकार ने घिबर्ती के आश्रम में शिक्षा ली थी, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, याद रखना है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए चलिए ठीक है, हाँ, तो ये लाइन जो लिखी है गलत है, बाकी ये 3 लाइनें आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि दोनातेल्लो के सर्वोच्च राष्ट्रपति ने डेविड के 2 मूर्ति शिल्प बनाए हैं, और प्रथम संगमरमर में 1408 से 9 के बीच में निर्मित किया है, और दूसरा कांसे में बनाया गया है, ढाला गया है 1430 में। ठीक है, जो कि आज की ये दोनों कृतियां बार्गल और शैकल फ्लोरेंस में चित्रित रखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनातेल्लो ने अपनी मूर्तियों के निर्माण में कांस्य ढलाई से गलाई मतलब गलाने की विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो बस दोनातेल्लो से ज्यादा नहीं पूछा जाता, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, हमने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं फ्रांसिस एंजेलिको की बात करते हैं। तो इनके जन्म की बात करेंगे तो 1395 में होता है, मृत्यु की बात करेंगे 1455 में होता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, फ्रांसिस एंजेलिको का जन्म 1395 में होता है, कहाँ, इटली के फ्लोरेंस में। दूसरा है, पुनरुद्धार काल के डोमिनिकन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ जो चित्रकार है वो कौन है, एंजेलिको है। और एंजेलिको का असली नाम पूछ लिया जाता है तो गुइदो दा पित्रो है। ठीक है, याद रखना है। और ये ईसाई धर्म के प्रचारक अधिकारी थे, पूछ लिया जाता है कौन से धर्म के ये प्रचारक थे, तो ईसाई धर्म के प्रचारक अधिकारी थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी कला को धर्म प्रचारित किया है, मतलब धर्म से रिलेट करके चित्रकारी की हुई है, कला की हुई है। आगे इनको फूलों का चित्रण बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्यारा था, बहुत प्रिय था। ठीक है, अच्छा लगता था इनको। ठीक है, और फ्लोरेंस की कला में वैज्ञानिक विचारधारा के चित्रकार भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, क्या है कि फ्लोरेंस की कला में वैज्ञानिक विचारधारा के चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब हमने क्लास स्टार्ट की हुई थी तब आप लोग जो कमेंट कर रहे थे वो मतलब कमेंट ही नहीं हो रहे थे, कमेंट का ऑप्शन ऑफ था। ठीक है, तो अब केवल पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए आ जाइए। हाँ, तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि थियो की कोमलता का कारण पुनर्स्थापना काल का सर्वप्रिय जो कलाकार है वो कौन है, फ्रांसिस एंजेलिको था। ठीक है, और यह दृष्टांत के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, मतलब खोज के। ठीक है, और उनके चित्र फूलों के समान सुंदर दिखाई देते हैं, तथा टोपियों की जो कोमलता है उसके कारण उन्हें सर्वप्रिय कला का पुरोधा माना जाता है। ठीक है, उन्होंने रोम के वेटिकन गिरजाघर को चित्रित किया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ।
आगे चलते हैं, फ्रांसिस एंजेलिको के प्रमुख सेंट मार्को के वेदी चित्रों मतलब मैडोना और सेंट्स इसके कारण है, और इस वेद चित्र को इन्होंने 1438 से 43 ईस्वी के मध्य में कास्ट पर टेम्परा माध्यम में बनाया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे से अब हम ब्लैक कलर यूज करेंगे। ठीक है, आगे है फ्रांसिस एंजेलिको ईसा का सूली का चित्रण ब्लॉक में बनता है। ठीक है, ये मतलब बनता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, 1437 में सेंट मार्को के कॉन्वेंट स्कूल के भवन में 50 आर्किटेक्चर फ्रांसिस एंजेलिको ने बनाया था। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप लोगों को साफ दिखने लगेगा। ठीक है, हाँ, आगे से हम ब्लैक कलर से ही लिखेंगे अब। ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, ब्लैक कलर से ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि आगे अब इनके चित्र आ जाते हैं, इनके चित्र को देख लेते हैं। पहला है देवदूत, दूसरा है अंतिम न्याय, फिर है मिस्र को पलायन। ठीक है, आगे चलते हैं, आज हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी। फिर है कार्टोना की उद्घोषणा, फिर है फिसोल अल्टरपेस, फिर है नेक्स्ट निकोलिन चैपल के फ्रेस्को चित्र, फिर है कुमारी का अभिषेक, भविष्यवाणी। इनमें से कोई भी चित्र आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो आप लोगों को क्या लगाना है? फ्रांसिस एंजेलिको। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां से आपके हमने चित्र बता दिए हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट है एडोरेशन ऑफ मैगी। ये भी चित्र किसका है? एंजेलिको का है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, ये भी इन्हीं का है। संग्रह की बात कर ली जाए तो क्राइस्ट ऑफ सेंट, जो सैन मार्को फ्लोरेंस है, यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट चित्र है संगीतज्ञ, फिर है क्रूसारोहण। तो ये सब आपके चित्र हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मतलब पोर्ट्रेट कर लीजिए, मतलब स्क्रीन लिटा कर जो कहते नहीं है उसको, पोर्ट्रेट वाली, उसमें कर लीजिए, तो आप लोगों को कलर सही दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आपके एंजेलिको कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पाओलो उचेल्लो। ठीक है, अब इनके जो चित्र हैं उनको देख लीजिए, मतलब इनके जो बारे में है। 1397 में जन्म होता है, 1475 में मृत्यु होती है। और जो पाओलो उचेल्लो हैं, इनका जन्म 1397 में होता है। कहाँ पर? इटली में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे कला में सैद्धांतिक का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। सैद्धांतिक का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। इसका उल्लेख वसारी ने अपनी पुस्तक लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में किया है। किसकी पुस्तक? वसारी की पुस्तक। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, आगे से हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, आज पढ़ लीजिए, आगे से हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, हाँ, अभी हम अगर करने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी हमें ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। आगे है हाइलो ने अपने चित्रों में गहराई का जन्म करने के लिए सिद्धांत पर आधारित इनके महान 7 चित्रों में सैन रोमानो की लड़ाई, जो कि 1435 से 60 के बीच में है, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले 3 चित्र उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चीनी कलात्मक कृतियां अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त हैं, और बाद में उसने नवीन आविष्कारों में रुचि ले ली थी। ठीक है, एक सेकंड हम ही देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, या फिर आप लोग केवल नौटंकी करते रहते हैं बस। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हमारी स्क्रीन में सच में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो सब कुछ दिखने लगेगा। हाँ, आप लोग सोचते हैं कि 144 पर हमें बिल्कुल HD क्वालिटी का मिल जाए, तो कहीं ना मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चित्र दिए हुए हैं, तो पहला चित्र है सेंट जॉर्ज और ड्रैगन। ठीक है, दूसरा चित्र है जल प्रलय का प्रलय। फिर तीसरा चित्र है 4 धर्मदूत 4 पैगंबर। आगे चलते हैं, हम ही एडिटिंग करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, हम ही करते हैं एडिटिंग लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए थोड़ा अभी आज की क्लास कर लीजिए, फिर आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्लैक कर देंगे बैकग्राउंड में और सामने व्हाइट रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है सर जॉन हॉकवुड का अंत्येष्टि स्मारक। किसने बनाया है? 1524 में बनाया है। ये सब पाओलो उचेल्लो की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, फिर है सैन रोमानो की लड़ाई। ठीक है, ये भी इन्हीं का है।
हाँ देखिए, किसी के में क्लियर दिख रही है? आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए, किसी के में क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से जो पाउलो उचेलो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आगे सैंड्रो बॉटिचेली के बारे में। इनके जन्म की बात की जाए 1445 में होता है, 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तो सैंड्रो बॉटिचेली का जो जन्म है वो 1445 में कहाँ, इटली में होता है। आगे चलते हैं तो इनका असली नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है इनका असली नाम जो है अल्सैंड्रो फिलिप्पी था। ठीक है, मतलब फिलिप्पो लिप्पी भी बोल देते हैं ऐसे करके। ठीक है, याद रखना है। और फिलिप्पस लिप्पी के शिष्य और फ्लोरेंस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी काल के ये प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। और सैंड्रो बॉटिचेली को प्रमुख आदर्श चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, और 1475 से 77 ईस्वी के मध्य में सैंड्रो बॉटिचेली ने अपने इतिहास की शुरुआत में एक प्रसिद्ध चित्र एडोरेशन ऑफ मैगी का निर्माण किया है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और टेम्परा माध्यम के द्वारा निर्मित यह चित्र वर्तमान में उफिजी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है। तो उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में इसको चित्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर है। अभी आगे बढ़ते हैं तो सैंड्रो बॉटिचेली का श्रेष्ठ चित्र है बसंत ऋतु, जिसे हम प्राइमावेरा बोलेंगे। ठीक है, और 14 से 17 ईस्वी के दशक के अंत में 1480 ईस्वी के प्रारंभ में टेम्परा विधि में बड़े आकार में ये बनाया जाता है। और इसका जो आकार होगा वो 202 सेंटीमीटर गुणे 314 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, याद रखना है, बनाया गया है। और उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में ये सुरक्षित चित्र प्रेम की देवी वीनस बसंत ऋतु के स्वागत में शामिल है। ये जो लाइन लिखी है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1486 ईस्वी में वीनस का जन्म मतलब दो बार लिख गया है। वीनस का जन्म सैंड्रो बॉटिचेली का सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र टेम्परा विधि में 172 गुणे 278.9 सेंटीमीटर, या फिर इंच में बात करें तो यह है आपकी आकार के मतलब कंसाज पर बनाया गया है, जो वर्तमान में उफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में सुरक्षित है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से ये जितनी भी लाइन लिखी है बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके चित्रों की बात। तो पहला चित्र है वीनस और मंगल, दूसरा है बसंत ऋतु प्राइमेरा, तीसरा है शुक्र का जन्म, दो बार लिखा है। ठीक है, शुक्र का जन्म। फिर है एपेलीज ने मिथ्या दोषारोपण को एपेल्स की निंदा द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पिएटा, फिर ये बहुत पूछा जाता है पिएटा के बारे में। ठीक है, याद रखना है। फिर है द एडोरेशन ऑफ मैगी। ये सब जो चित्र देखने को मिल रहे हैं ये किसके हैं, याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एंड्रिया डेल वेरोचियो। ठीक है, वेरोचियो के बारे में देखते हैं, या फिर वेरासियो देख देता है कहीं कहीं लिख के, तो याद रखना है। ठीक है, 1435 में इनका जन्म होता है, 1488 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब वेराचियो के बारे में देखते हैं तो ये ऐतिहासिक चित्रकार, मूर्तिकार और गोल्डन कार, ये त्रिरूपों में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1435 में कहाँ, इटली में होता है। ठीक है, मेनली जितने भी कलाकार देखेंगे ना आप ये इटली के ही होंगे। ठीक है, अब देखिए वेरोचियो का केवल एक प्रमाणिक चित्र ही अवशिष्ट मिलता है, वो है ईसा का बपतिस्मा। ठीक है, मसीह का बपतिस्मा। ठीक है, और यह चित्र 1472 से 75 ईस्वी के मध्य में 177 गुणे 151 सेंटीमीटर आकार के काष्ठ पर तेल माध्यम में बना है और वर्तमान में फ्यूजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। ठीक है, लास्ट में कोई नहीं जाएगा, एक चीज बतानी है आपको, और वो चीज जो बताने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो वेराचियो ने डेविड की 125 सेंटीमीटर या फिर इंच में बात करें तो 49 इंच की प्रतिमा भी बनाई है, जो वर्तमान में बारगेलो संग्रहालय फ्लोरेंस में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो दे रहा है वेरोचियो के प्रमुख चित्रों में मैडोना विद सीटेड इंजील, और फिर है टोबियास एंड द एंजल और बपतिस्मा ऑफ क्राइस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेरोचियो चित्रकार के साथ साथ कौन है, ये मूर्तिकार है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखना है। और इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प क्राइस्ट एंड सेंट थॉमस है,
जो कि ब्रॉन्ज में बनता है 1467 से 1483 ईस्वी के बीच में। दूसरा है डेविड, जो कि ब्रॉन्ज में बनता है 1473 से 1475 ईस्वी का है, ठीक है। और फिर है बार्टोलोमियो की अश्वारोहण प्रतिमा, ये ब्रॉन्ज में बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मूर्तियां भी इनकी याद रखनी है, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब दिखने लगा, बढ़िया है। पहले भी दिख रहा था, आप लोग जब क्लास एंड हो जाएगी ना तब आप देखेंगे ना, तब भी आपको क्लियर दिखने लगेगा। चलिए, शाबाश। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जो पीछे पढ़ाया था, आपको कल पढ़ाया था हमने, ये तो एक सेकेंड यहाँ बता दें हम आपको, हमने आपको कल पढ़ाया था पुनरुत्थान जो कला है, ये आपकी पुनर्जागरण कला, ये 2 पार्टों में विभक्त हुई थी। पहला पार्ट था आपका अर्ली रेनेसा आर्ट और दूसरा पार्ट था हाई रेनेसा आर्ट, ठीक है। अर्ली रेनेसा आर्ट में हमने क्या देखा, मसाचियो को देखा, आगे फिर हमने डोनातेल्लो को देखा, और फिर इसके बाद हमने फ्रांसिस एंजेलिको को देखा, और फिर हमने ये पाओलो उचेल्लो को देखा, और फिर सैंड्रो बॉटिचेल्लो को देखा। आगे है ये वेराचियो को देख लिया, ठीक है। तो हमने जितने अभी तक कलाकार पढ़ाए वो अर्ली स्टेज के थे, मतलब अर्ली आर्ट के थे। अब जितने कलाकार आएंगे वो आपके चरम पुनरुत्थान कालीन कला के होंगे, ठीक है, मतलब हाई रेनेसा आर्ट के होंगे, ठीक है। तो इसके पहले जितने पढ़े हैं हमने वो कौन से थे, अर्ली रेनेसा आर्ट के। अब हम पढ़ेंगे चरम पुनरुत्थान कालीन कला को, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1530 के बीच में। अच्छा, जल्दी से छाप के बता दीजिए कि जो हमने अर्ली स्टेज की कला बताई थी, जो हमने अर्ली वाला बताया था, वो उसका टाइम पीरियड क्या है, बताइए जल्दी से। अर्ली वाला टाइम पीरियड बताना है सभी को। हाँ, शाबाश, चलिए आ जाइए। चलिए, ठीक है, अर्ली स्टेज का लगा दीजिए जल्दी से, टाइम पीरियड बताएंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब है 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में पुनरुत्थान कला का चरमोत्कर्ष काल होता है, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। और इस समय इटली के 3 कलाकार काफी फेमस होते हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, ठीक है। इन तीनों के बारे में अब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से रोमनस, एक सेकेंड, अब हम इनको निकाल लें, लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो और राफेल, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां से अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लियोनार्डो दा विंची के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं अब अच्छे से, सभी को समझ में आना चाहिए, हर चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अर्ली अगर आप लोग थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन जो लास्ट वाला है हाई रेनेसा आर्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने अर्ली को थोड़ा सा फास्ट वे में करवा दिया है, ताकि अगर आप लोगों के दिमाग से थोड़ा सा निकलता भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा आपके दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, लियोनार्डो दा विंची जो है, इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के विंची नामक ग्राम में होता है, और कब होता है, 15 अप्रैल 1452 में होता है, याद रखना है, ठीक है। और विंची एक पहाड़ी नगर है जो अर्नो घाटी में स्थित है। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली मोनालिसा को कहा जाता है, और यह प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा इटली देश के कलाकार की कृति है। अभी सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके, और जितना भी आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो क्या है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली क्या है, मोनालिसा है, और ये प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा इटली देश के कलाकार की कृति है। और मोनालिसा मतलब द लूव्र पेरिस में, मतलब म्यूजियम में इसको फ्रांस में संग्रहित किया गया है। और मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में दृश्य चित्र दर्शाया गया है। और 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य में इटली तथा अन्य देशों की कला में जो नवजागरण हुआ है उसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। वह एक महान चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार है, वास्तुशिल्पी है। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लियोनार्डो विंची की हो रही है, ठीक है, याद रखना है। और संगीतज्ञ है, कुशल इंजीनियर है, और वैज्ञानिक है, ड्राफ्ट्समैन है, फोटोग्राफर है। तो ये सब विशेषताएं उन्हीं की है।
आगे चलते हैं। लियोनार्डो एक अनुसंधानशील कलाकार था जिसने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम करने वाली सशस्त्र गाड़ियां, परमाणु बम, अनेक प्रकार के वायुयान तथा हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी की कल्पना पर हजारों रेखा चित्र बनाए थे। किसकी बात है ये? मतलब वैज्ञानिक टाइप के थे पूरे। ये लिखा है ना वैज्ञानिक, तो बस वैज्ञानिक, ठीक है। हाँ, शाबाश। आगे चलते हैं। आरंभ में उन्होंने एंड्रिया डेल वेरोचियो से कला की शिक्षा ली है और वेरोचियो एक सफल मूर्तिकार था, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। आगे चलते हैं तो 5 अगस्त 1473 ईस्वी को निर्मित लियोनार्डो का प्रथम ज्ञात तिथि युक्त चित्र अर्नो घाटी है, जो कलम और स्याही में अंकित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? हाँ, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट दिया है फ्लोरेंटाइन युग के उसके चित्रों में सर्वविख्यात उद्घोषणा है। इस चित्र को लियोनार्डो ने वेरोचियो के समीलकर, मतलब इसके साथ मिलकर, ये गलत लिख गया है, ठीक है, वेरोचियो के साथ मिलकर 1472 से 1475 ईस्वी के मध्य में फ्लोरेंस के दक्षिण पश्चिम में स्थित मोंटिओलिवेंटो के मठ के लिए पैनल पर ऑयल और टेम्परा माध्यम में मतलब ऑयल ऑन टेम्परा माध्यम में इनको बनाया था। किसको? विख्यात उद्घोषणा को, ठीक है, याद रखना है। आज यह चित्र फ्लोरेंस के उफिजी गैलरी में सुरक्षित है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन दी हुई है लियोनार्डो का मतलब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है 1483 ईस्वी में वह मिलान पहुंचते हैं और मिलान पहुंचते ही उन्होंने श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला का चित्र अंकित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला का चित्रण किसने किया है, तो याद रखना है लियोनार्डो विंची ने, ठीक है। और लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे? वेरोचियो थे, ठीक है। और लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र क्या है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। लियोनार्डो विंची पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने विटूबियन फॉर्म का आविष्कार भी किया था। और क्या है कि लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकला की अपनी तकनीक में रेखाओं को धुंधला किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से कलाकार ने रेखाओं को धुंधला दिखाया है अपनी टेक्निक में, तो किसने दिखाया है? लियोनार्डो दा विंची ने दिखाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है सैलखंडों की कुमारी। ये चित्र इनका बहुत फेमस है, जिसे हम वर्जिन ऑफ द रॉक्स बोलते हैं। ये मतलब पूछा गया है कि सैलखंडों की जो कुमारी है, इससे इन्होंने 2 चित्र बनाए हैं, इसी नाम से 2 चित्र बनाए हैं। और प्रथम जो है 1483 से 86 ईस्वी के मध्य में बनाया है, ऑयल ऑन पैनल माध्यम में बनाया है। और दूसरे की बात करें तो 1495 में 1495 से 1508 ईस्वी के बीच में ऑयल ऑन पैनल में बनाया है, ठीक है, याद रखना है। और पहला जो बनाया है वो लूव्र संग्रहालय में रखा है पेरिस में, जबकि दूसरा नेशनल गैलरी लंदन में रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 1515 से 1520 ईस्वी के मध्य में लियोनार्डो ने लीडा और हंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? लीडा और हंस शीर्षक से कैनवास पर तेल माध्यम में बनाया है। 2 विख्यात रंगीन चित्र बनाए। इनमें से एक उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में रखा है और दूसरा विल्टन हाउस इंग्लैंड में सुरक्षित किया गया है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं तो बाद में इनके आधार पर एक रेखा चित्र रैफेल ने भी बनाया था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है 1495 से 98 ईस्वी के मध्य में लियोनार्डो ने मिलान इटली के सांता मारिया उपासना गृह में अपना एक प्रसिद्ध चित्र ईसा का अंतिम भोजन, मतलब द लास्ट सपर, फ्रेस्को सेस्को विधि में बनाया। और इस भित्ति चित्र की माप 460 बाई 880 सेंटीमीटर है और इंच में आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हर एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है।
आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ा और महीन है, खैर आप लोग बाद में देख लीजिएगा। अगर आप लोग सीधे करके नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देखेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। आगे से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लियोनार्डो ने 1490 ईस्वी में पेन और स्याही माध्यम से अपना एक प्रसिद्ध चित्र विटुवियन मैन बनाया था, और यह चित्र वर्तमान में गैलरी मतलब वेनिस में इसको सुरक्षित किया है, ठीक है। इसको याद मत करिए, इसको याद करना जरूरी भी नहीं है, केवल इतना याद रखिए कहाँ पर, ठीक है। आगे 1489 से 1490 ईस्वी के बीच में उसने ऑयल ऑन वुड पैनल पर आधारित लेडी विद एन अरमाइन नामक जो चित्र बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह पोलैंड के एक संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1503 से 1506 ईस्वी के मध्य में लियोनार्डो ने फ्लोरेंस के एक अधिकारी फ्रांसिस देल जियोकोंडा, मतलब नॉर्मल इसको देख लीजिए, जियोकोंडा की 24 वर्षीय पत्नी लीजा घेरार्दनी इसका आवक्ष चित्र भी बनाया था, जो संसार में मोनालिसा नाम से जाना जाता है। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मोनालिसा विश्व का मतलब मोनालिसा जो है ना, ये जितनी भी लाइन लिखी है ना यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, मोनालिसा विश्व का सर्वाधिक, आप लोग पहले तो कमेंट्स ऑफ करके पूरी स्क्रीन में वीडियो को चलाइए, तब आपको पूरा दिखेगा अच्छे से क्लियरली, ठीक है। हाँ, मोनालिसा विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध व ख्याति नाम चित्र है। पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल रंग से निर्मित किया गया है, और यह चित्र छाया प्रकाश के माध्यम से त्रिआयामी प्रभाव को सुंदरता से इसमें दिखाया गया है, और इस कौशल को चियरस्क्यूरो नाम दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। और 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर, इंच में बात कर लीजिए, दोनों याद रखना है, इंच में भी सेंटीमीटर में भी, ठीक है। 30 बाई 21 इंच का है, इस माप का है, ठीक है। और इस चित्र को लाल रंग के लाल रंग के टोन में बनाया गया है, और इसके पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य बनाया गया है। जितना एक एक शब्द लिखा है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनालिसा अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए विश्व फेमस है, और इस छवि को विश्व में सबसे परिष्कृत नारी छवि चित्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एक एक शब्द इसमें लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है, और यह पेरिस के लूव्र संग्रहालय में संरक्षित है, ठीक है। हाँ, 3D पेंटिंग है, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है, लियोनार्डो दा विंची ने विटुवियन फॉर्म तथा स्फुमेटो टेक्निक का आविष्कार किया, बहुत इंपॉर्टेंट। और लियोनार्डो ने तेल चित्रण माध्यम के रूप में बादाम के तेल का यूज किया है। किसका यूज? बादाम के तेल का, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, 2 मई 1519 ईस्वी को 67 वर्ष की आयु में फ्रांस के एम्बोइस में इस महान कलाकार का निधन हो जाता है, और लियोनार्डो की मृत्यु के साथ ही पश्चिमी सभ्यता के इतिहास का एक युग भी समाप्त हो जाता है। मतलब कि यहाँ से जो कला है वो धड़ाम होती हुई दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। आगे, वर्ष 2009 ईस्वी में टीवी चैनल डिस्कवरी पर फिल्मों की श्रृंखला दा विंची एपरेटस जारी हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, कब ये श्रृंखला जारी होती है? 2009 को, ठीक है, डिस्कवरी चैनल पर। आगे चलते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के 10 एपिसोड में से प्रत्येक लियोनार्डो के मूल चित्रों के निर्माण और परीक्षण के लिए ये समर्पित है, ठीक है। द विंची एपरेटस जारी किया गया था, ये एक श्रृंखला थी, और कौन से चैनल पर? डिस्कवरी पर, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे दिया है लियोनार्डो का एक अन्य प्रसिद्ध चित्र है जो 500 साल पुराना है, लगभग 1500 ईस्वी का है, ये सल्वाटर मुंडी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका लैटिन नाम देख लें, लैटिन में नाम देखें तो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चित्र में ईसा मसीह को विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, और इसके एक हाथ में क्रिस्टल का गोला तो दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, ठीक है। और अखरोट के कैनवास पर, और एक सेकेंड इसको थोड़ा, चलिए, हाँ, फिर है, अखरोट के कैनवास पर तेल माध्यम में निर्मित यह चित्र 15 नवंबर 2017 को
चलिए, 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में $450.3 मिलियन में नीलाम होता है। ठीक है, हाँ शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। यह चित्र नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ अब तक का सबसे महंगा चित्र बन चुका है और यह दावा किया जा रहा है कि इस पेंटिंग को जल्द ही अल उला शहर के अल उला शहर के अल उला नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, हाँ, ये अलग अलग शहर के गवर्नमेंट ऑफिस में लगाया जाएगा, जिसे सऊदी अरब मतलब सऊदी में लंबे समय से सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बनाना चाहता है। ठीक है, अच्छा ठीक है रवि जी, ऐसा ही करके देखेंगे। ठीक है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा पढ़ने में समस्या भी आती है। ठीक है, आगे से लेकिन ध्यान देंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रहा है लियोनार्डो द्वारा रचित ग्रंथ पैरागॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरागॉन ललित कलाओं के तात्विक अंतः संबंध और समस्त ललित कलाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। खैर इसको रहने दीजिए। आगे है होली फैमिली पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो है। और द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? ये भी माइकल एंजेलो है। और एटॉम, ये माइकल एंजेलो कहाँ आ गए? अच्छा ठीक है, एटॉम बेंट जो दिया है ये भी माइकल एंजेलो का चित्र है। और वेटिकन सिटी के सिस्टाइन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को भित्ति चित्र भी माइकल एंजेलो ने बनाया है। और लीडा और हंस, मैडोना व शिशु ईसा, लियोनार्डो विंची का जो रंगीन चित्र है ये याद रखना है। मतलब मैडोना व शिशु जो है ईसा, ये सब जो बनाए हैं ये किसने बनाए हैं? ये लियोनार्डो विंची ने बनाए हैं। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान दे लेंगे। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। हमें हमें ज़्यादा मालूम नहीं है इस वजह से। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे मैम को मालूम ही नहीं है। चलिए आगे है बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट ऑयल पेंटिंग को इंडिया डेल वेरोशियो और लियोनार्डो विंची ने मिलकर बनाया था। ठीक है, और कालक्रम अनुसार इनका पूछा जाता है तो याद रखना है। पहला है बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, दूसरा है द एडोरेशन ऑफ मेजाई, नेक्स्ट है द लास्ट सपर, मोनालिसा। इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है मतलब लगाने को, तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1475 में बनता है। द एडोरेशन ऑफ मेजाई मतलब 1481 में बनता है। द लास्ट सपर 1495 से 98 में बनता है। और मोनालिसा कब बनता है? छाप के बताओ जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे हम हिंदी में शैलखंडों की कुमारी राजकुमारी बोलते हैं। आगे है द लास्ट सपर, ईसा का अंतिम भोजन। फिर है मोनालिसा, फिर है मैडोना तथा शिशु ईसा, फिर है लीडा और हंस, फिर है द विट्रूवियन मैन, फिर है सल्वाडोर मुंडी। तो ये सल्वाटर मुंडी। ठीक है, ये सब जो चित्र बने हैं वो किसके हैं? लियोनार्डो विंची के हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आते हैं तो यहां से जो आपके लियोनार्डो विंची थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब बताइए क्लास कैसी लगी आपको? अब बताइए क्लास आपको कैसी लगी? बताइए जल्दी से। चलिए अब यहां से आपके आते हैं रैफेल सेंचियो। ठीक है, हाँ अब यहां से आते हैं आपके रैफेल सेंचियो। अब देखिए रैफेल सेंचियो को भी देख लीजिए फटाफट से। आप एक काम कीजिए, हाँ ठीक है शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है रैफेल जो है, इनका जन्म इटली के उर्बिनो में 28 मार्च 1483 ईस्वी को होता है। और उसके पिता हैं कौन? जियावात्री सांति ड्यूक हैं। ठीक है, जिन्हें हम जेसी ड्यूक बोलते हैं। ये एक कोर्ट के पेंटर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रैफेल जो है, ये चरम पुनरुत्थान के तीनों प्रमुख कलाकारों में सबसे छोटा था। ठीक है, अभी हमने 3 बताए ना, पहला लियोनार्डो बताया था, दूसरा हमने माइकल एंजेलो बताया था, और तीसरा रैफेल बताया था। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पर आता है। और जो तथा फ्लोरेंस का तीसरा महान कलाकार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, पिटाई लगेगी। ठीक है, जो मतलब चलिए आ जाइए फटाफट से, कोई बात नहीं।
बताने दीजिए सभी को, ठीक है। आगे आते हैं, उच्च पुनर्जागरण काल के तीनों कलाकारों में सबसे छोटा कलाकार कौन है? रैफेल है, और रैफेल के गुरु पूछे जाते हैं तो ये कौन है? पेरुजिनो है, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? जॉन रैफेल है। और रैफेल का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मैडोना है, ठीक है। अभी कोई क्लास से जाएगा नहीं, लास्ट में हमें एक चीज बतानी है आप लोगों को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए बताना है, ठीक है। आगे है, रैफेल द्वारा लीडा और हंस का एक रेखा चित्र उपलब्ध बना मतलब मिलता है, और यह चित्र वर्तमान में रॉयल संग्रहालय ब्रिटेन में रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1500 ईस्वी में वह पेरिजिनो के यहाँ कार्य सीखने लगा, और संभवतः इसी समय 17 वर्ष की उम्र में उसने सैनिक का स्वप्न मतलब द नाइट्स नामक चित्र की रचना की, और वर्तमान में यह चित्र कहाँ है? लंदन में सुरक्षित है, ठीक है। आगे, रैफेल ने माइकल एंजेलो के मतलब क्या बोलते हैं, स्नानार्थी बाथर्स, इसकी अनुकृति का रेखा चित्र भी बनाया है। आगे, 1504 में रैफेल ने ऑयल ऑन राउंड हेडेड पैनल माध्यम में द मैरिज ऑफ वर्जिन मतलब द मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्र भी पूर्ण किया है, जो वर्तमान में कहाँ? इटली में सुरक्षित है, ठीक है। आगे, रैफेल ने लियोनार्डो के लीडा और हंस चित्र का रेखांकित चित्र भी बनाया है, ये पहले ही बता चुके हैं। आगे है, डिवाइन पेंटर रैफेल को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है। आगे है, रैफेल के घूंघट वाली महिला नामक चित्र जो है वो मोनालिसा से प्रभावित है, बेहद इंपॉर्टेंट। और रैफेल ने कुमारी मरियम के 15 चित्र बनाए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके? कुमारी मरियम के 15 चित्र बनाए हैं, ठीक है। आगे, रैफेल की कृति है सैनिक का स्वप्न, जो कि कहां पर? लंदन में इसको संग्रहित किया गया है। और वेनिस का रैफेल वेरोनीज को कहा जाता है, वेनिस का रैफेल किसको कहते हैं? वेरोनीज को बोलते हैं, ठीक है। और रैफेल ने पॉप जूलियस द्वितीय और लियो दशम के लिए भित्ति चित्र बनाए हैं 1509 से 12 के बीच में, जो कि रैफेल सेंट पीटर गिरजाघर का प्रमुख वास्तुशिल्पी है, किसको? 1514 को बनाया है, ठीक है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, तो रैफेल ने ईसा का दिव्य शरीर धारण करना नामक जो चित्र है वो 1517 में बनाना शुरू किया था, और 1509 से 11 ईस्वी के मध्य में रैफेल ने अपना सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र एथेंस का स्कूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये बिल्कुल से रट के रखना है, ठीक है। और इस चित्र में प्लेटो और अरस्तु को वार्तालाप करते हुए और स्कूल से बाहर आते हुए दिखाया गया है, ठीक है। फ्रेस्को माध्यम में ये चित्र 500 से मतलब 500 गुणे 700 सेंटीमीटर का बना हुआ है, इंच में बात की जाए तो 200-300 का है आकार, और ये कहाँ रखा गया है? इटली में इसको रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, तो 1505 ईस्वी में रैफेल ने मैडोना और शिशु का चित्रण किया है, कब? 1505 में। और अपनी अनुपम चित्रकारी के लिए रैफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है, पहले भी बता चुके हैं। और रैफेल ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है। रैफेल के शिष्य जूलियो रोमानो ने ईसा का दिव्य शरीर धारण करना चित्र पूर्ण किया था, ठीक है। आगे, रैफेल चित्रकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और रैफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि मैडोना के चित्र से है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। और मात्र 37 वर्ष की आयु में ये 6 अप्रैल 1520 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे, अब देखिए इनके कुछ फेमस चित्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला चित्र है लीडा और हंस, दूसरा है द मैरिज ऑफ द वर्जिन, तीसरा है वर्जिन का राज्याभिषेक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैडोना ऑफ द पिंक्स, जो कि मतलब ये टाइम देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि पूछ लिया जा सकता है। आगे है सैनिक का स्वप्न, फिर है सिस्टाइन मैडोना, एथेंस का स्कूल, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडोना तथा शिशु वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर है ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ठीक, द पेंसिस, और फिर है घूंघट वाली महिला, कॉर्डिनल, एथेंस की विचारधारा, हेलियोडोरस का निष्कासन, बाल्थाजार कातिलियोनो, ठीक है, और सेंट पीटर का उद्धार, ये सब, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है।
अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं कौन, माइकल एंजेलो। यहां हमने पढ़ा किसको, यहां हमने पढ़ा राफेल को, बहुत अच्छे से पढ़ लिया राफेल को, ठीक है। अब यहां पढ़ेंगे हम किसको, माइकल एंजेलो को, ठीक है। चलिए माइकल एंजेलो भी देख लेते हैं फटाफट से 5 मिनट में। चलिए, तो माइकल एंजेलो की बात करें तो ये पुनर्जागरण समय में है। पुनर्जागरण में भी कौन से, हाई रेनेसा युग के हैं, ठीक है, उच्च पुनर्जागरण के हैं। इनका जन्म 6 मार्च 1475 ईस्वी में इटली के कैप्रेस में होता है, और इनके पिता जो थे एक रेजिडेंट न्यायाधीश थे, और ये प्रधानता जो है ना, ये मूर्तिकार और गौड़ता चित्रकार। ये पूछ लिया जाता है कि माइकल एंजेलो जो है प्रधानता तो मूर्तिकार थे, लेकिन गौड़ता कौन थे, डैश डैश देकर पूछ लेता है, तो याद रखना है ये चित्रकार थे, ठीक है। इसके अलावा ये वास्तुकार और कवि भी थे, और आ स्कल्पचर हु पेंटेड, इससे इनको संबोधित किया जाता है, ये भी दिमाग में रखना है। और माइकल एंजेलो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही था, ये तो पढ़ ही लिया है ऊपर। आगे, जूलियानो मकबरा माइकल एंजेलो की कृति है, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। आगे है माइकल एंजेलो ने आरंभ में घिरलैंडियों से कला की शिक्षा ली, और घिरलैंडियों से कौन सी शिक्षा ली है, इन्होंने भित्ति चित्रण की शिक्षा ली है, ठीक है। और माइकल एंजेलो ने अपनी प्रसिद्धि कृति, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो पिएटा या फिर कह दीजिए करुणा का निर्माण, ये है, ठीक है। 1498 से 99 के बीच में बनता है, और संग्रहित कहाँ है, इटली में है। माप की बात की जाए तो 174 सेंटीमीटर गुणे 195 सेंटीमीटर है, और इंच में देख लीजिए ये है, ठीक है। और बनाया किससे है, करारा मार्बल से बनाया है। और इस कृति में ईसा के सूली के पश्चात उनके शरीर को उनकी माँ की गोद में लेटे हुए दिखाया गया है, ठीक है, याद रखना है, जिसमें असीम वेदना का भाव भी मिलता है देखने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पिएटा जो है ये मूर्ति, पिएटा मूर्ति माइकल एंजेलो ने 25 वर्ष की आयु में बनाई थी, ठीक है। आगे, पिएटा मूर्ति, जो पिएटा मूर्ति है उसमें करुण रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भाव दिख रहा है, माता अपने पुत्र को अपनी गोद में लिए हुए बैठी हुई है, तो भाव है, ठीक है। आगे है, फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने डेविड, वर्जिन मैरी 12 संतों की जो प्रतिमाएं बनाई हैं, इसका निर्माण किया है। आगे, फ्लोरेंस के शिल्पी संघ ने बैपेस्ट्री के कांस्य द्वारों के लिए प्रतियोगिता 1401 ईस्वी में आयोजित की थी, और माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में पुरुषत्व विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। आगे, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड मतलब संसार की उत्पत्ति, ये भित्ति चित्र है, और ये भी इन्हीं ने बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1508 से 1512 के बीच में माइकल एंजेलो ने वेटिकन शहर में स्थित सिस्टाइन चैपल की छत पर फ्रेस्को भित्ति चित्र बनाया, और इस भित्ति चित्र में उसने भित्ति पर सबसे ऊपर मोसेस व ईसा की कथाओं का चित्रण किया है। इससे नीचे पूर्वजों, नग्नदासों, धर्मदूतों, इन सब का चित्रण किया है, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा सा फास्ट लग रही होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रोक रोक कर देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम सोच रहे हैं आज ही ये कंप्लीट हो जाए जल्दी से, थोड़ा ही सा बचा है बस। फिर है पिएटा जो है 1552 से 64 ईस्वी में संगमरमर में बनती है, 195 सेंटीमीटर ऊंची है ये, और संग्रह की बात की जाए तो मिलान इटली में है, और बनाने वाले कौन है, माइकल एंजेलो, ठीक है। आगे, माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति है डेविड, जो कि 1502 से 4 में बनती है, और माइकल एंजेलो के द्वारा ही निर्मित डेविड की जो कुल ऊंचाई है वो 17 फीट है, या इंच में बात करें तो 5.17 मीटर, ठीक है। माइकल एंजेलो ने डेविड की मूर्ति कहाँ पर बनाई थी, फ्लोरेंस में बनाई थी, ठीक है। आगे है, माइकल एंजेलो के लिए कला का अंतिम लक्ष्य जो था वो नग्न मानव आकृतियां बनाना था, और बरोक कला का पिता किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखी है जितनी भी, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे ना तो मालूम चलेगा कि हाँ हम कितना इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति जो है ना, ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस में सुरक्षित है, और पॉप जूलियस द्वितीय इसका मकबरा माइकल एंजेलो ने ही बनाया था, ठीक है। हम एक काम करेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, जितना भी इसमें पीडीएफ बन चुका है, मतलब हमने बना दिया है, ये जितना भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से दे देंगे आप लोगों को, लेकिन अगर हमारा मन करेगा तब देंगे, ठीक है, वरना आप लोग पढ़ेंगे नहीं फिर, ठीक है। चलिए आगे,
नेक्स्ट है इतालवी उच्च पुनर्जागरण कलाकार माइकल एंजेलो बुआनारोटी की संगमरमर मूर्ति मोसेस, जो कि 1513 से 1515 में बनती है। ये वर्तमान में कहाँ, इटली में सुरक्षित है। ठीक है, आगे वर्ष 1513 से 1516 ईस्वी के मध्य में संगमरमर की 2.15 मीटर ऊंची, इंच में देख लीजिए, ठीक है, ऊंची माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति है, जिसमें मरते हुए दास दिखाए गए हैं और कहाँ संग्रहित है, लूव्र पेरिस में संग्रहित है। आगे एग्नी एंड एनास्टेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1965 में बनता है ये, ठीक है, 1565 में, ठीक है। और ये सॉरी 1965 में, एक सेकेंड, ये फिल्म की बात हो रही है भाई, देखिए ये फिल्म की बात हो रही है, ठीक है, हम सोचे चित्र हैं। देखिए एग्नी एंड एनास्टेसी जो है ना, ये 1965 में बनती है, ये फिल्म है, और ये किसकी कहानी है, इसमें माइकल एंजेलो की इसमें कहानी दिखाई गई है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। आगे है तो पुनरुत्थान काल में इटली के दोनातेल्लो ने, मूर्ति शिल्पी ने कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस की ढलाई की है, ठीक है, ये स्मेल्टिंग लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, डेविड के मूर्तिकार दोनातेल्लो हैं, परंतु माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति सर्वाधिक फेमस है, ठीक है, इनकी मतलब कि अनुकृति बनाई थी इन्होंने, ठीक है। आगे है बालों के चित्रण के लिए ड्यूरर कलाकार विशेष प्रसिद्ध है, किसके लिए, बालों के लिए। आगे बढ़ेंगे तो द ग्रेट ट्रिपल कार ड्यूरर की कृति है, किसकी है, ड्यूरर की है। और लव्स ऑफ जुपिटर, ये कैरावेजियो चित्रकार की रचना है, ठीक है। आगे सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, ये टिशियन ने चित्रित किया है, और टिशियन के द्वारा चित्रित सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, ये बर्गेस गैलरी रोम में संग्रहित है। और सिस्टाइन चैपल, ये वेटिकन सिटी पर, और 1505 से 1512 ईस्वी के मध्य में बनाया गया है, और ये फ्रेस्को भित्ति चित्र माइकल एंजेलो कलाकार की है, ठीक है। और आगे सिस्टाइन चैपल की छत पर 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में माइकल एंजेलो ने 1508 ईस्वी से 12 ईस्वी के मध्य में उत्पत्ति की किताब, मतलब बुक ऑफ जीनियस, याद रखना है, ठीक है, जीनियस के आधार पर करीब 300 से अधिक चित्रों का निर्माण किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए छत के भित्ति चित्रों को कुल 9 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए, मानव का निर्माण, प्रकाश व अंधकार का भगवान द्वारा विभक्तिकरण, और फिर है पृथ्वी को भगवान आशीर्वाद देते हुए, फिर है आदम का निर्माण, फिर ईव का निर्माण, मोह और पतन, नूह का बलिदान, प्रलय, नूह का नशा, ठीक है, इस तरह से इसको बांटा गया है। आगे है सिस्टाइन चैपल की छत पर बने चित्रों में उसने अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजेलो लिखा है, और इन चित्रों में अंतिम न्याय, मतलब द लास्ट जजमेंट व आदम की उत्पत्ति, द क्रिएशन ऑफ एडम, सबसे श्रेष्ठ है। और प्रसिद्ध पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे को माइकल एंजेलो ने डिजाइन किया था, और इस मकबरे में विशालकाय 40 मूर्तियां बनाई थीं, और यह कार्य 1505 से 45 ईस्वी के बीच में समाप्त हुआ था। और इस मकबरे में माइकल एंजेलो ने अपनी विख्यात व प्रमुख मूर्तियों का सृजन भी किया है, जिसमें से मोसेस की जो संगमरमर प्रतिमा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत फेमस है। 1513 में पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे में ही उसके द्वारा निर्मित प्रतिमा मरते हुए दास, द डाइंग स्लेव, उल्लेखनीय है। 2.15 मीटर ऊंची तथा संगमरमर निर्मित यह प्रतिमा वर्तमान में लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। और 1501 से 1504 ईस्वी के मध्य में माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति है डेविड, और इस मूर्ति को पुनरुत्थान कालीन मूर्ति कला का मास्टरपीस कह के नाम पुकारा जाता है, ठीक है, याद रखना है। और इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो 5.17 मीटर है, और यह संगमरमर मतलब मार्बल में बनी हुई है, और कैसी है, ये नग्नावस्था में है। और वर्तमान में यह प्रतिमा गैलेरिया डेल अकेडमिया फ्लोरेंस में सुरक्षित की गई है। 1503 से 4 ईस्वी के मध्य में पैनल पर ऑयल एंड टेम्परा माध्यम में उसने डोनी टोंडो या फिर डोनी मैडोना या फिर कह दीजिए पवित्र परिवार होली फैमिली का चित्रण किया है। यह वर्तमान में उफीजी गैलरी में संग्रहित है। और माइकल एंजेलो प्रथम कलाकार था जिसके जीवन काल में ही उसकी 2 जीवनियां प्रकाशित हुई।
पहली जीवनी थी वसारी द्वारा लिखित कलाकारों की जीवनियों में सम्मिलित थी, जो 1550 ईस्वी में पूर्ण हुई, और दूसरी जीवनी उसके शिष्य अस्कानियो कोंडवी के द्वारा 1523 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, कैसी लगी क्लास? पसंद आ रही है ना? बस थोड़ा सा और बचा है, 2 से 3 पेज बचे हैं, बस इतना और पढ़ लीजिए। हाँ, होली फैमिली इंपॉर्टेंट है। आगे है बैटल ऑफ सेंटोस। ये जो है ना, ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई रिलीफ मतलब उभरी हुई नक्काशी है। इसे उसने 1492 ईस्वी में लोरेंजो डी मेडिसी के संरक्षण में बनाया था, और इसके पूरा होने के तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और संगमरमर माध्यम में 84.5 सेंटीमीटर गुणे 90.5 सेंटीमीटर इस आकृति में यह कृति इटली के फ्लोरेंस में कासाबुआनो में मतलब प्रदर्शित की गई है, संग्रहित की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो ऐसे दो महान कलाकार थे जिन्होंने अपने कुछ महान कार्यों को अधूरा भी छोड़ दिया है, और 18 फरवरी 1564 ईस्वी को 88 वर्ष की उम्र में रोम में इन महान कलाकार का निधन भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उकेरती चर्चित फिल्में बनाई गई हैं। 1965 ईस्वी में निर्देशक थे कैरोल रीड। इन्होंने माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित फिल्म एग्नी एंड एर्नस्टेसी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस हुई है, बहुत प्रशंसित रही है। और इसके अलावा 1964 ईस्वी में विटा डी माइकल एंजेलो, और 1990 ईस्वी में अ सीजन ऑफ जॉइंट्स, और 2018 ईस्वी में माइकल एंजेलो एंडलेस, 2019 ईस्वी में रिलीज साइन इनके ऊपर बनी हुई महत्वपूर्ण फिल्में हैं। ये जो लाइन लिखी ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत दम से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अब देखिए इनकी प्रसिद्ध कृतियां देख लीजिए। पिएटा है, 12 संतों की प्रतिमा है, सिस्टाइन चैपल की छत के चित्र हैं, अंतिम न्याय, आदम की उत्पत्ति, मरते हुए दास। आगे पिएटा, 12 संतों की प्रतिमा, सिस्टाइन चैपल के छत के चित्र, अंतिम न्याय, आदम की उत्पत्ति, मरते हुए दास, डेविड। ये 2 बार लिख गया है क्या? चलिए, डेविड हो गया। फिर है संत मतलब होली फैमिली, फिर है स्नानार्थी, डे एंड नाइट, हरक्यूलिस, टेडई मैडोना, पिट्टी मैडोना, मैडोना एंड चाइल्ड, वुड एंड क्रूसीफाइड्स मूर्ति है, ये मूर्तियां हैं। ठीक है, हरक्यूलिस मूर्ति है, सेंट जॉन द बैप्टिज्म, तो ये भी मूर्ति है। फिर है क्यूपिड, ये भी मूर्ति है। बैक्कस पिता, ये सब जो मूर्तियां हैं ये भी याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो हमने आपको बताया, इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण कालीन जो कला थी यहाँ से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत अच्छे से सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। अब ठीक है, अब हमें लास्ट में जो बताना था ना उसको सुनते जाइए। हाँ, चलिए, लास्ट में जो बताना था, आज हमने ये पुनर्जागरण कालीन कला को पूरा पढ़ा दिया है। इसके पहले हमने गुफाओं को पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, 2 टॉपिक आपके हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब क्या है, कल से अपनी वही क्लास चलेगी। कौन सी? गदर वाली क्लास, मतलब एमसीक्यूज वाली। ठीक है, हमने वहां पर आपके कुछ एमसीक्यूज करवा दिए थे कलाकारों के मिक्स टाइप में। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के स्टार्ट कर दिए थे शायद हमने। ठीक है, तो अब हम वहां कलाकारों पर लौटते हैं। कल वही एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस से। ठीक है, बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, 1-2 टॉपिक उठाते जाएंगे, बाकी एमसीक्यूज अपने कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक और चीज सुनिए, एक और चीज, छठ पूजा की छुट्टी कब है? छठ पूजा बताइए कब है? चलिए, अरे आप जब करेंगी तब। अच्छा, 19 को है, 19-20 2 दिन है। अच्छा, आज कौन तारीख है? आज 17 तारीख है।
ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा जब छुट्टी करनी हो, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, टेलीग्राम में हम देख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें पता था अगर हम पीडीएफ का नाम लेंगे ना तो सब के सब उछल पड़ेंगे एकदम। नहीं मिलेगा पीडीएफ, केवल पढ़ाई करो। अब देखिए, सुनिए हमारी बात, यहां हमारी बात सुनिए। ठीक है, सुन लो। हाँ ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, सुनिए, ये जो आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर की ये हमने आपके सामने जो फोटो दिखाई हुई है, इसके बारे में सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो हम आपको बताने वाले हैं और जो ये क्लास होने वाली है अवनींद्रनाथ टैगोर की, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। कोई भी बच्चा इस क्लास को मत छोड़ना, जो अवनींद्रनाथ टैगोर को हम कल पढ़ाने वाले हैं। कल रात को 9 बजे ये वाली क्लास आएगी आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास आने वाली है ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इन्होंने कोई चित्र बनाया है तो उसकी फोटो दिखाएंगे हम, और उसमें क्या दिखाया गया है वो भी बताएंगे, और इन्होंने छोटे से लेके बड़े तक कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर चीज हम कल आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। हाँ, छुट्टी नहीं करेंगे, शाम को 7 बजे तो नहीं करेंगे, बाकी सुबह रात वाली कर सकते हैं, लेकिन ये 7 बजे वाली क्लास नहीं बंद होगी। ठीक है, हाँ देखिए समझिए, ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर की रात में 9 बजे क्लास आने वाली है आप लोगों को, तो ये बिल्कुल से नहीं छोड़नी है आपको। ये कौन सी तारीख को आएगी हम बता दें आपको, ये आएगी 18 तारीख को। कब आएगी ये क्लास? 18 तारीख को आएगी रात में 9 बजे, 18 नवंबर रात में 9 बजे 2023 में आएगी। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कल। ठीक है, हाँ 18 नवंबर रात को 9 बजे 2023 में ही ये क्लास आने वाली है अवनींद्रनाथ टैगोर की। तो इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा थंबनेल बनाया है कि कोई भी बच्चा ना छोड़े, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लीजिएगा, अवनींद्रनाथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं। हाँ, छुट्टी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि छठ पूजा तो ऐसी है कि रात में होती है क्या छठ पूजा? अब हमें इतना मालूम भी नहीं है छठ पूजा के बारे में, सुबह सुबह होती है शायद। बिहार तरफ होती है ये छठ पूजा, है ना, बिहार में। ठीक है, देख लेंगे, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा जैसा भी जो हो। ठीक है, बाकी इस क्लास का अभी हम शेड्यूल लगा देंगे, जस्ट अभी 10 मिनट बाद आपका शेड्यूल ये अवनींद्रनाथ टैगोर का लग जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब ऑफ करते हैं हम। हाँ कमिंग सून 18 नवंबर 2023 को 9 PM। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अवनींद्रनाथ टैगोर का, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो हम एक ही वीडियो में आपको दे देंगे। मुश्किल से 25 मिनट की वीडियो लाएंगे हम, 25 मिनट में आपका अवनींद्रनाथ टैगोर आपकी मुट्ठी में होने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ऑफ करते हैं हम, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, चलिए।